हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईवी लीगल। आज की वीडियो में हम तीन सेक्शंस को कवर करेंगे। सेक्शन 37, 38 एंड 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें हमको ये तीन चीज़ें समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट जो होती हैं उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे। सेक्शन 38 डिस्कस करना है, जहाँ पर हम ये कवर करेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अग्री एंटर होती हैं और फिर परफॉर्मेंस जब आता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें अब प्रॉमिसी जो होता है, जो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो वो 38 में कवर करेंगे। एंड देन 39, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो प्रॉमिसर है वो ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे रहा है। तो ऐसे करके हम सेक्शन 37 से 39 तक डील करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आप एंड तक बने रहें और लास्ट में मैं आपको इन तीनों पॉइंट्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 को। अगर आपको वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यू गाइस कैन सेंड योर अप्रिशिएशन एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 37 से। देखो, 37 में बहुत सिंपल बोला है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। के डिनोट्स कॉन्ट्रैक्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर के से मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसमें बोला गया है कि जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पार्टीज़ की, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की, टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस इन द सेम मैनर एज आस्क्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 37 के फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट उस मैनर में परफॉर्म करना है जिस मैनर में उन्होंने अग्री किया हो। ठीक है, एंड दैट मीन्स इन द टाइम बाउंड मैनर एंड एज पर द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो बेसिकली जनरल बिजनेस स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए और टाइम बाउंड मैनर में आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है उस मैनर में जिस मैनर में आपने अग्री किया है। ठीक है, तो ये हो गई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की। अब उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब देखो, प्रोमिसेस जो होती हैं, वो जो प्रोमिसर जो प्रॉमिस करता है, अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर था, अगर उसने कोई प्रॉमिस किया है और वो उसकी डेथ हो जाती, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हम बोल सकते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो? तो हाँ, बोल सकते हैं। बट अगर वो कोई पर्सनल स्किल्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस केस में क्योंकि प्रोमिसर के पास ही वो स्किल थी, तो हम प्रोमिसर को नहीं बोल सकते। मतलब हम प्रोमिसर की तो डेथ हो गई, तो हम प्रोमिसर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बोल सकते कि आप परफॉर्म करो, क्योंकि वो तो उस प्रोमिसर के पास ही स्किल्स थी जिसकी डेथ हो गई। तो इसीलिए जनरल रूल ये है कि सेकंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे कि अगर प्रॉमिस हुई है और प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ प्रॉमिसर। और लाइबिलिटी जो होगी प्रॉमिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, वो लाइबिलिटी उसकी पर्सनल नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो होगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉमिसर्स एस्टेट। मतलब जितना उसको प्रॉमिसर से प्रॉपर्टी इनहेरिट हुआ होगा, जितना प्रॉमिसर के एस्टेट में उसको मिला होगा, बस उसी प्रॉपर्टी के लिए वो लायबल होगा। उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी इन फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर ए डाइज बिफोर दैट। ठीक है, तो ए यहाँ पर गुड्स डिलीवर करने से पहले मर जाता है। तो अब उस केस में आप ए के रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रॉमिसर का रिप्रेजेंटेटिव था, उसको बोल सकते हो कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड बी वुड बी बाउंड टू पे 1000 रुपीज़ टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि ए के बदले उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, गुड्स डिलीवर किए, तो अब उसको पैसे मिल जाएंगे। 1000 रुपये कौन देगा? बी देगा। तो ये हो गया जनरल रूल। बट अब इसका एक्सेप्शन ये है कि अब यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है और प्रॉमिसर ने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड था, तो उस पर्सनल स्किल्स तो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी नहीं, क्योंकि वो तो पर्सनली प्रॉमिसर के पास ही थी। तो वो उसकी डेथ होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। तो इफ पर्सनल स्किल्स और कंसिडरेशंस आर सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन डेथ ऑफ प्रॉमिसर ब्रिंग्स एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है कि ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी फॉर 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर ए की डेथ हो जाती है, तो ए एक पेंटर का काम कर रहा था, ए एक पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और ए की डेथ हो गई। तो उस केस में क्या होगा कि अब ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप नहीं बोल सकते कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। तो क्योंकि पर्सनल स्किल्स पेंटिंग की ए के पास थी, ए की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड देयर बाय कॉन्ट्रैक्ट कांट बी एनफोर्स्ड either by A's representative or by B's representative।
तो वो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन 38 पे। तो देखो अब सेक्शन 38 देखोगे आप अपनी स्क्रीन पर, तो इसमें हेडिंग दी हुई है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं दो पार्टीज और जब कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की बात आती है, तो उस केस में मान लो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि एक दीवार पेंट करनी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर ने बोल दिया मैं पेंट कर दूंगा, प्रॉमिसी ने बोला मैं तुमको 500 रुपये दे दूंगा, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। बट अब यहाँ पर प्रॉमिसर जब है, जब अपने सारे टूल्स पेंटिंग मटेरियल लेके और उसके प्रॉमिसी के घर पे आके खड़ा हो गया और वो बोल रहा है कि अब मुझे इस वॉल को पेंट करने दो, तो प्रॉमिसी मना कर रहा है कि नहीं मैं तुमको पेंट नहीं करने दूंगा। तो अब यहाँ पर प्रॉमिसर तो अपनी सारी टूल्स के साथ और सब चीज़ के साथ अवेलेबल है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रॉमिसी मना कर रहा है। तो ऐसे केसेस में फिर प्रॉमिसर के पास राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे और प्रॉमिसी को डैमेजेस के लिए सू कर दे, ठीक है। ये हो गई जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसको पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देखें। where promisor made offer of performance to the promisee and tender of performance is not accepted by promisee। मतलब जब प्रॉमिसर परफॉर्मेंस टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्मेंस टेंडर कर रहा है, तो प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देन द प्रॉमिसर हैज़ द ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर डैमेजेस एंड प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिसर्स राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इंटैक्ट। क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिसर के पार्ट पे तो कोई गलती थी नहीं, वो तो अपने पेंटिंग के मटेरियल सब कुछ लेके खड़ा हो गया, पेंट करने के लिए रेडी था वो तो, लेकिन प्रॉमिस ही मना कर रहा था, तो इसीलिए डैमेजेस किसको मिलेंगे, प्रॉमिसर को। राइट्स किसके अफेक्ट हुए हैं यहाँ पर, प्रॉमिसर के, इसलिए प्रॉमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट को एंड करेगा और वो उसके सारे राइट्स इंटैक्ट रहेंगे और वो अपनी कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द प्रॉमिसी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, ये फुलफिल होना चाहिए तभी प्रॉमिसर फाइल कर सकता है सूट फॉर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिसी। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो है ये कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। जब प्रॉमिसर अपना ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, तभी ये सेक्शन पिक्चर में आएगा। पहला है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब आप आधी रात को 2 बजे पहुंच जाओगे कि मैं वॉल पेंट करने के लिए रेडी हूँ, दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। प्रॉमिसर को प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे आना है, उसके प्रॉपर टाइम पे आना है और सही पते पे आना है। थर्ड कंडीशन इज इट मस्ट प्रोवाइड द प्रॉमिसी द अपॉर्चुनिटी टू सी द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस ऑफ प्रॉमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट वंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वॉल का साइज इतना बड़ा है कि वो एक आदमी अकेला पेंट नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉमिसर हमारे महाशय अकेले पहुंच गए पूरे टूल्स लेके, तो प्रॉमिसी यहाँ पर देख रहा है कि एक आदमी तो कर ही नहीं पाएगा एक बार में, तो इसलिए यहाँ पर उसको दिख रहा है कि इसकी कैपेसिटी और विलिंगनेस नहीं है, तो वो मना कर देगा। तो उस केस में ये सूट फाइल नहीं होगा, प्रॉमिसी उस केस में प्रॉमिसर सूट फाइल नहीं कर सकता डैमेजेस के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बंदा ही एक था, तो इसीलिए विलिंगनेस और कैपेसिटी अगर इनफ पूरी दिखना चाहिए कि हाँ ये काम कर सकते हैं, तभी जाके उसके बाद मतलब अगर प्रॉमिसर जब आया है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए और वो पूरी कैपेसिटी के साथ आया है, फिर भी प्रॉमिसी मना कर रहा है, तो ही प्रॉमिसर सूट फाइल कर सकता है। एंड देन कम्स फोर्थ कंडीशन, दैट इज द प्रॉमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर द थिंग ऑफ सेम अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर्ड बाय द प्रॉमिसर और नॉट। मतलब कि अगर मान लो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ने कॉन्ट्रैक्ट में ये अग्री किया था कि ब्लू कलर का पेंट होगा वॉल पे, तो प्रॉमिसी यहाँ पर ये देखेगा कि प्रॉमिसर के पास जो टूल्स हैं और जो पेंट है वो कलर ब्लू है कि नहीं, तो वो सेम अमाउंट और डिस्क्रिप्शन में है नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था कि 2 बकेट होनी चाहिए, तो क्या 2 बकेट हैं इसके पास या नहीं। अगर वो सब कंप्लीट है फिर भी प्रॉमिसी मना कर रहा है परफॉर्म करने से, तब जाकर प्रॉमिसर का राइट टू सू अराइज होता है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर ये नोट है कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रॉमिसीज हैज सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज ऑफर मेड टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 37 एंड 38। अब आ जाते हैं सेक्शन 39 पर। तो देखो इसमें आपको सेक्शन 39 देखना है, जिसमें हमने हेडिंग दी हुई है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली। अब हमने 38 में पढ़ा था कि वहाँ पर प्रॉमिसी ही मना कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से। बट सेक्शन 39 में अपोजिट है, यहाँ पर प्रॉमिसर मना कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। प्रॉमिसी तो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए परफॉर्मेंस, बट प्रॉमिसर ही मना कर रहा है परफॉर्म करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वही होगा कि प्रॉमिसर अगर मना कर रहा है तो फिर प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिसर ने मना किया तो प्रॉमिसी के पास राइट आ गया। तो अब इसको पढ़ लेते हैं कि सपोज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी,
देन द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला वर्ड है, ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन से लिखा है, जो कि या तो वो मना कर दे या वो डिसेबल्ड हो गया हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो दोनों केसेस हैं। और वो परफॉर्म करने के, वो पूरी तरह से मना कर रहा है परफॉर्म करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो पार्शली कर रहा है, पार्शली नहीं कर पा रहा, वो इन एंटायरिटी ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तभी उसी केस में फिर जाके प्रोमिसी के पास राइट आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे। बट अगर किसी भी तरीके से प्रोमिसी उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है पार्शियली, या थोड़े टाइम बाद उसका कोई भी वर्ड्स और कंडक्ट के थ्रू ऐसा लगता है कि प्रोमिसी ने प्रोमिसर का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है, आधा तो किया था बट आधा नहीं किया, तो उस केस में फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकते। आपको इन एंटायरिटी, अगर प्रोमिसर मना कर देता है और प्रोमिसी फिर उसको उसके पास राइट अराइज हो जाता है कि वो मना कर दे। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, अनलेस द प्रोमिसी हैज कंसेंटेड और एक्विसेंस इट्स कंटिन्यूएंस बाय वर्ड्स और कंडक्ट, इसको हम एक नीचे एग्जांपल से समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल है कि अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी हु इज द मैनेजर ऑफ थिएटर टू सिंग 2 nights in every week in next 2 months, and B agrees to pay 100 rupees for each night. On the 6th night, A willfully absents himself from theatre. मतलब सीधा सा मतलब शॉर्ट में ये है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, जिसमें ए एक सिंगर था, वो बोलता है कि मैं अ, हर दो रात को, हर हफ्ते में 2 रात के लिए आऊँगा आपके थिएटर में गाना गाने के लिए, और ऐसा मैं 2 महीने तक करूँगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो एक और हर रात का उसको 100 रुपये मिलेगा। कौन देगा? बी देगा। किसको देगा? ए को देगा। तो अब होता क्या है कि ऐसे वो कंटिन्यूसली 2-3 रातों तक तो आता है, उसके बाद 6th नाइट जब आती है तब वो विलफुली एब्सेंट हो जाता है तो थिएटर से। तो अब क्योंकि वो यहाँ पर पूरी तरीके से उसने 6th नाइट को परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस गिव्स राइज टू बी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर राइट है बी का, तो वो एंड कर देगा, क्योंकि वो अपने टाइम के, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, वो 6th नाइट पे एब्सेंट हो गया, तो वो एंड कर सकता है। तो एक केस तो ये हो गया। बट जो एक्सेप्शन है, मतलब जो मैंने ब्रैकेट में ऊपर अनलेस प्रोमिसी इज कंसेंटेड वाली लाइन है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। बट अगर क्या होता है कि 6th नाइट को तो वो आता नहीं है, पर वो 7th नाइट को आ जाता है फिर, तो 7th नाइट का परफॉर्मेंस अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है, जो थिएटर का मैनेजर है वो उसकी 7th नाइट का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर बी ने कंटिन्यू कर दिया है, यहाँ पर बी ने अपनी कंसेंट दे दी है, किसको? ए को, टू कंटिन्यू विद द परफॉर्मेंस। तो उस केस में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने बाद में अगले दिन जब वो आया तो उसने कंसेंट दे दी कंटिन्यू करने की। ठीक है, चाहे वो उसने भले ही अपने मुंह से नहीं बोला हो कि चलो कंटिन्यू करो, बट क्योंकि उसने चुपचाप से परफॉर्म करने दिया, मतलब उसने अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा? अब इंपॉर्टेंट लाइन ये जो नीचे वाली है, ये देखना है आपको कि इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को तो एंड नहीं कर सकता, पर क्या वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है? क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है 6th नाइट के, जिस दिन वो नहीं आया था? तो हाँ, वो कर सकता है। सो बट बी इज स्टिल एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर डैमेज कॉज्ड थ्रू एज फेलियर टू सिंग ऑन द 6th नाइट। मतलब वो 7th नाइट से अगर वो अपना कंसेंट दे देता है तो उससे सिर्फ उसकी एक ही रेमेडी हटती है, वो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, लेकिन वो कंपनसेशन तो फिर भी अवेल कर सकता है। तो कंपनसेशन वो दोनों केसेस में अवेल कर सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन सिर्फ वो उस केस में कर सकता है जब वो अपनी कंसेंट ना दे टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 39। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम सेक्शन 40 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।